हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम रेडिकल्स के बारे में डिटेल से समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने कवर करा था आयंस, जहां पे आपको मैंने केटायन एंड एनायंस पढ़ाया था। कुछ उसके थोड़ा सा मैं चेक कर लूँ आपके कॉन्सेप्ट, क्योंकि रेडिकल्स में थोड़ा मैं यूज़ में लूँगा उसको, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं चेक कर लेता हूँ आपके, है ना। चलिए आप मुझे बताइए कि जैसे मैंने लिखा था वहाँ पे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 था, तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके पास। और जब मैंने N3 माइनस लिखा था, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन को जब गेन कर लिया था, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया था, है ना, इस तरीके से, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा। मैंने क्या बताया था, Z इक्वल टू P इक्वल टू E। उसके अकॉर्डिंग कभी भी याद रखें, कभी भी Z और P कभी चेंज नहीं होते हैं। जिंदगी दुनिया सब चेंज हो जाए, लेकिन Z एंड P कभी चेंज नहीं होगा। यानी कि एटॉमिक नंबर, Z मीन्स एटॉमिक नंबर, P मीन्स प्रोटॉन, कि जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन्स, जितना प्रोटॉन्स उतना ही एटॉमिक नंबर, ये ऑलवेज फिक्स होते बेटा। इवन आप कह लो कि वही Z ही एटॉमिक नंबर है, मतलब Z एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन भी एटॉमिक नंबर है, अब प्रोटॉन जो है वही Z है, तो मतलब ओवरऑल ये दोनों चीज सेम ही है बेटा, कुछ चेंज नहीं होता इन दोनों में, ठीक है। तो ऑलवेज ये दिमाग में रखना। और ये इलेक्ट्रॉन हमेशा चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएगा और ऐड होगा तो चेंजेस आएगी। जैसे यहाँ पे 7 था, न्यूट्रल था नाइट्रोजन, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन था पहले से, और 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो टोटल N3 माइनस के पास कितना हो जाएगा, पहले 7 था प्लस 3 हो गया, तो कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। यानी कि N3 माइनस के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है बेटा। इसी तरीके से आपको मैंने बताया था F माइनस, ठीक है, यानी कि आप ले लो, छोड़ो एक अच्छा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, Cl माइनस ले लो, चलो Cl माइनस ले लो। तो Cl माइनस कैसे बनता है, पहले Cl था, है ना, Cl था, और Cl में से एक इलेक्ट्रॉन को आपने गेन करवाया, तो ये बन गया क्या, Cl माइनस। यानी कि आपके पास यहाँ पे 17 एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, Z इक्वल टू P इक्वल टू E का मतलब है कि 17 एटॉमिक नंबर है, 17 प्रोटॉन होगा इसके पास और 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 17 इलेक्ट्रॉन थे पहले और एक ऐड हो गया इसमें, तब जाकर के नेगेटिव चार्ज आया है। सो यहाँ पे 17 प्लस 1 यानी कि 17 प्लस 1 दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन अब Cl माइनस के पास है। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे सोडियम की, जैसे यहाँ पे सोडियम है, सोडियम ने क्या करा था, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा था, -1 इलेक्ट्रॉन हुआ था और ये पहुंच गया था सोडियम प्लस में। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 11 एटॉमिक नंबर है, सो न्यूट्रल एटम में जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो वी हैव 11 इलेक्ट्रॉन। तो 11 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कितना बचा, यानी कि 11 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, सो विल गेट 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपके सोडियम प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरीके से हमने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया था कि मैग्नीशियम 2+ है, तो क्या करेंगे, तो मैग्नीशियम अगर 2+ में है तो हम सिंपल सा क्या करेंगे कि -2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे करा था, याद हो तो, ये Mg2+ में, सॉरी यहाँ पे सिर्फ मैग्नीशियम है, ठीक है, यहाँ पे -2 इलेक्ट्रॉन करेंगे तब जाकर के Mg2+ पहुंचेगा। इसके पास ये न्यूट्रल है तो ये 12 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 12 है तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गई है। तो ये इस पे कितने चेंज आएंगे, तो 12 इलेक्ट्रॉन है न्यूट्रल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए, तो यानी कि 12 माइनस 2 विल गेट 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से बड़े इजी तरीके से आप समझ सकते हो कि देखियो सिर्फ चेंज हो रहा है किसमें, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन एंड एटॉमिक नंबर दोनों सेम है। इवन एटॉमिक नंबर को ही प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं बेटा। ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम यूज में बहुत ज्यादा हम लेने वाले हैं इसको, ठीक है। तो चलिए, अब ये था अपना बात की, यहां पे हम बात कर रहे थे अभी तक किसकी, जो प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट था वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, वो हमने अभी यहाँ पे आपको बताया, ठीक है। अब तो आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि आगे के कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताऊंगा। तो आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये जरूरी था थोड़ा सा जान लेना कि बेहतर तरीके से इसको समझ लें। अब हम आगे की ओर आपको बताते हैं कि कैसे आप कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। सो रेडिकल्स में आपको सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन बता दूं कि किस तरीके से आप इसे डिफाइन करेंगे। तो अ molecule of an inorganic पूरी केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है बेटा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो उसमें से बोल रहा है अ मॉलिक्यूल ऑफ एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ
is made up of what? Two electrically charged species. Two electrically charged species है ना, which are known as what? Radicals. तो यहां पे सिंपल सा बताने का मतलब है बेटा, देखिए कि जब दो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम यानी कि दोनों के टकले पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज एटम हो, जब दो इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, तो वो जो बनता है तो वहां पे वो क्या कहलाता है? रेडिकल्स. अ मॉलिक्यूल ऑफ एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड स्पीसीज विच आर नॉन एज रेडिकल्स. ठीक है, तो यहां पे अगर हम इसको कैटेगरी करें कि टाइप्स अगर देखने की कोशिश करें तो इसके कितने टाइप्स होते हैं इसकी बात कर लेते हैं. आइए, सो टाइप्स जानते हैं. तो सबसे पहले दो क्लासिफिकेशन करूंगा. नंबर वन, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज. अगर हम चार्ज के बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट करें तो कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं इसको? सो नंबर वन हम इसको बोलेंगे बेसिक रेडिकल. पहला तो बेसिक रेडिकल मैं बोल दूंगा, बेसिक रेडिकल्स. और दूसरा हम कह सकते हैं एसिडिक रेडिकल. जी हाँ, एसिडिक रेडिकल. तो यहां पे बहुत ही इजी तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैसे हम बेसिक और एसिडिक रेडिकल यहां पे कहेंगे. तो जो भी पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल होगा ना बेटा, उसे हम, जो भी पॉजिटिव चार्ज रेडिकल होता है ना, उसे हम बेसिक रेडिकल कहते हैं. और ये जनरली मेटल ही होते हैं, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को क्या करने का? लूज करने का. ठीक है, तो ये आप समझ के चलिए कि बेसिक रेडिकल जो होता है, आप समझिए कि पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिकल ही होते हैं. क्या? बेसिक रेडिकल. तो इसका उल्टा कर दीजिए, यहां पे नेगेटिवली चार्ज्ड एटम जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? नेगेटिवली चार्ज एटम एसिडिक रेडिकल कहलाएगा. और ये जनरली नॉन मेटल्स करते हैं. ठीक है, ये नॉन मेटल्स कहते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बता दूं कि कुछ एग्जाम्पल्स बताइए सर कि बेसिक रेडिकल में क्या होंगे, एसिडिक रेडिकल में क्या होंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं बेसिक रेडिकल में, जैसे पोटेशियम प्लस ले लीजिए, ठीक है, कैल्शियम 2+ ले लीजिए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. मैग्नीशियम 2+ ले लीजिए, Na+ ले लीजिए, है ना, Fe2+, 3+ ले लीजिए. तो जितना भी मेटल आप देख रहे हैं उनके जो ऊपर में पॉजिटिव चार्ज हैं, इनको अगर रेडिकल्स के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करना चाहें, बोलना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि दीज आर द बेसिक रेडिकल्स. अगर इसी तरीके से हम नेगेटिव रेडिकल्स यानी कि एसिडिक रेडिकल्स के बारे में अगर बात करें तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं सर. तो यहाँ पे नॉन मेटल में जैसे मान लीजिए Cl- है ना, यहाँ पे SO4 है, सल्फेट आयन होता है, नाइट्रेट आयन होता है, NO3-. तो सभी में देख सकते हैं आप नॉन मेटल ही है, यहाँ पे नॉन मेटल है. ठीक है, तो कौन मेटल होता है कौन नॉन मेटल होता है आगे चल करके और भी डिटेल में आपको बताऊंगा. बट फिलहाल अभी इतना समझिए कि अगर नहीं ज्यादा समझ में आता है तो बस इतना ही दिमाग में रखिए कि जिसके टकले पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसे हम बेसिक रेडिकल कह सकते हैं, और जिसके टकले पे नेगेटिव चार्ज होगा उसे हम नेगेटिव रेडिकल्स कह सकते हैं. बस ये दो चीजें दिमाग में रख के चलिए. तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रेडिकल्स दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं. अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन को और भी थोड़े से हम बढ़ाते हैं. तो दूसरा क्लासिफिकेशन, पहला तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज बताया, अब हम बताते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स से. ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स से हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये कैसा क्लासिफिकेशन होगा. तो सबसे पहली बात मैं कहता हूं कि सिंपल रेडिकल हो सकते हैं. सिंपल रेडिकल, ठीक है, ये सिंपल रेडिकल नाम से क्लियर है बेटा कि सिंपल एक एटम होगा और उस एटम पे अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो गया तो हम सिंपल रेडिकल कह देंगे, है ना.
तो सिंपल एक एलिमेंट में चार्ज होना चाहिए। तो यानी कि मान लीजिए कि अगर Ag प्लस है, ठीक है, या फिर मान लीजिए Mg2 प्लस है, या फिर मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, है ना, जैसे Cl माइनस हमें लिया था हमने, फिर हमने S2 माइनस ले लो, यहाँ पे N3 माइनस ले लो, है ना, O2 माइनस ले लो, यहाँ पे सोडियम प्लस ले लो, है ना। तो सभी आप देख सकते हो कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं एक एलिमेंट ले रहा हूं, एक सिंपल सा एलिमेंट ले रहा हूं और उसके ऊपर पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दे रहा हूं। तो इसे हम सिंपल रेडिकल बोलेंगे। सिंपल रेडिकल कहने का मतलब है कि एलिमेंट के ऊपर में जो भी चार्ज होगा, यहाँ पे जो भी चार्ज होगा, प्लस नेगेटिव जो भी जैसा भी चार्ज होगा, इसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, सिंपल रेडिकल। अब हम दूसरा रेडिकल तो कैसे बोलेंगे सर, आई थिंक पता चल गया होगा कि पॉली एटॉमिक एनायन, यानी कि मोर देन वन होगा वहां पे, तो कंपाउंड रेडिकल कहते हैं उसको, ठीक है। ये तो सिंपल रेडिकल हो गया और उसको हम कहते हैं कंपाउंड रेडिकल, कंपाउंड रेडिकल। सो दिस इज कंपाउंड रेडिकल। अब यहां पे क्या करना है समझिएगा। जैसे मान लीजिए कंपाउंड कहने का मतलब है कि मोर देन वन एटम उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने लिखा था NO3 नाइट्रेट आयन, तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, एक एलिमेंट तो नहीं है, यहाँ पे दो एलिमेंट मिल गए, तो यह कंपाउंड रेडिकल्स में काउंट होगा। जैसे मान लीजिए हमने सल्फेट आयन लिया था, SO4 2 माइनस में लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सल्फेट आयन तो दो एलिमेंट है, तो यहाँ पे कंपाउंड रेडिकल में काउंट आएगा। मान लीजिए कि NH4 प्लस आयन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, दो एलिमेंट है, तो कंपाउंड रेडिकल्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ढेर सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, फॉस्फेट आयन लिख सकते हैं। तो अभी मैं इसके बाद अभी बहुत सारे रेडिकल्स आपको लिखाऊंगा, तो आपको ये समझ में आ गया कि सिंपल रेडिकल और क्या कंपाउंड रेडिकल किसे कहते हैं। आई थिंक ये आपको जरूर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैंने दो तरीके से रेडिकल्स को क्लासिफाई किया बेटा। पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, दूसरा क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से दो तरीके से हमने क्लासिफाई कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि एक लिस्ट बना देता हूं बेटा, आपको ये टेबल याद करना है। ये टेबल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होगा, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्यों एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, क्योंकि अगर इसे याद रखोगे ना तो 70 से 80% जो कंपाउंड्स होते हैं, जिसे आप केमिस्ट्री बोलते हो कि डिफिकल्ट हो जाता है सर, बहुत सारे कंपाउंड्स रटने होते हैं, तो वो रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या याद करना पड़ेगा, एक टेबल याद करना पड़ेगा। ये टेबल मैं बता दूं कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके केमिस्ट्री को बहुत आसान कर देगा बेटा। हम बहुत ही इजी टॉपिक को चूज किए हैं। शुरू जनरल केमिस्ट्री एकदम, मतलब केमिस्ट्री नाम से देख लो जनरल केमिस्ट्री है, मतलब पूरी केमिस्ट्री में ये यूज आना है। सो लिस्ट ऑफ कॉमन इलेक्ट्रोवैलेंट लिस्ट ऑफ कॉमन इलेक्ट्रोवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल्स। पॉजिटिव रेडिकल्स का मतलब क्या है बोल लो। सो पॉजिटिव रेडिकल्स का मतलब है बेटा बेसिक रेडिकल्स, ठीक है। तो हम यहां पे सिर्फ पॉजिटिव रेडिकल्स को देखेंगे जो कि इलेक्ट्रोवैलेंट होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल्स। तो बस यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मतलब रेडिकल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पे एक टेबल बना देता हूं, दैट इज यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले मोनोवैलेंट। मोनो का मतलब क्या होता है बेटा, सिंगल। सो मोनोवैलेंट रेडिकल, है ना, ये मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल आप कह सकते हो, पॉजिटिव रेडिकल। नेक्स्ट हम बाईवैलेंट लिखेंगे, ठीक है। सो दिस वन इज बाईवैलेंट रेडिकल, एंड बाईवैलेंट रेडिकल हो गया। थर्ड लिखेंगे ट्राईवैलेंट रेडिकल, ट्राईवैलेंट रेडिकल, एंड फोर्थ वन लिखेंगे टेट्रावैलेंट रेडिकल, टेट्रावैलेंट रेडिकल। इससे क्या फायदा होगा सर, यहाँ पे मोनोवैलेंट बोले, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, यानी कि इसके टकले पे एक ही पॉजिटिव चार्ज होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, हमने पॉजिटिव चार्ज वाला लिखना है और ज्यादा टेंशन तो लेना नहीं है, तो पॉजिटिव वाला लिखना है। यानी कि मोनो है तो मतलब सिंगल, मोनो का मतलब सिंगल होता है, बाई का मतलब दो होता है, तो दो यहाँ पे इसके टकले पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ट्राईवैलेंट मतलब तीन पॉजिटिव चार्ज वाला, टेट्रावैलेंट यानी कि चार पॉजिटिव चार्ज वाला। तो इस तरीके से हमने देखना है कि कितने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक एक करके मोनोवैलेंट लिखवा देता हूँ। तो नंबर 1 अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन की अगर बात करते बेटा, है ना। सो नंबर 1 इज हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के ऊपर पे H पॉजिटिव चार्ज होता है ऐसा, तो मोनोवैलेंट हो गया। दूसरा बात कर लेते हैं
अमोनियम, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि ये अमोनियम है, और अमोनियम के ऊपर कौन सा चार्ज आता है बेटा, NH4, और प्लस अभी लिखा था हमने। थर्ड वन अगर हम बात करें तो सोडियम है ना। तो इस तरीके से कुछ आपको रेडिकल्स याद रखने हैं। तो सोडियम यानी कि यहाँ पे Na+ कह सकते हैं। यहाँ पे हम फोर्थ रेडिकल की बात करें तो पोटेशियम है ना बेटा, पोटेशियम। तो इस तरीके से जो जो एक सिंगल नेगेटिव है तो उसके ऊपर में सिंगल पॉजिटिव चार्ज मैं कहना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे क्यूप्रस आपको याद है, मैंने लिखा था क्यूप्रस, जिसमें लेस चार्ज हो यानी कि Cu+1। नेक्स्ट इसी तरीके से बात करें तो अर्जेंटस है ना, अर्जेंटस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ag+ हो जाएगा है ना। नेक्स्ट 7 की बात करें तो मर्क्यूरस, तो ये हो जाएगा Hg+। तो आप देख सकते हैं ढेर सारे पॉजिटिव रेडिकल, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉजिटिव रेडिकल्स होते हैं, बट आपको मिनिमम इन सभी को तो याद ही रखने हैं बेटा। ये याद रखोगे तो फ्यूचर में बहुत काम आएगा, बहुत सारे आप कंपाउंड बना सकोगे, इजी तरीके से लिख सकोगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट मैग्नीशियम की, है ना। सो यहाँ पे लिख सकते हैं आप मैग्नीशियम, दैट इज Mg2+। ओके, नेक्स्ट कैल्शियम की बात कर लेते हैं दूसरा, तो हो जाएगा कैल्शियम, और इसे हम बोलेंगे Ca2+। थर्ड वन हम बात करते हैं जिंक, ठीक है, ये होता है अपना Zn2+ में। थर्ड एंड फोर्थ की बात कर लें तो प्लम्बस, सब कुछ लिखवा चुका हूं बेटा, प्लम्बस, तो ये हो जाता है Pb2+ है ना। फिफ्थ वन क्यूप्रिक, यहाँ पे हो जाएगा Cu2+। छठा अगर हम बात करें इसी तरीके से अर्जेंटिक, ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं Ag2+। अर्जेंटस वहाँ पे देखे थे हम लोग है ना, अर्जेंटस। यहाँ पे 7। नेक्स्ट बात करें स्टेनस, तो क्या हो जाएगा बेटा, Sn2+। यहाँ देख सकते हैं सभी के टकले पे यहाँ पे जो चार्ज आपको नजर आ रहा है वो 2 पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो यानी कि ये बाईवैलेंट है। यहाँ पे हम बात करते हैं फेरस, क्योंकि वहाँ पे फेरस, तो यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, फेरस में Fe2+, क्योंकि Fe 2 तरह से होता है, Fe2+ एंड Fe3+। 9 की बात करते हैं तो मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक, तो मर्क्यूरस तो पहले वाले में ले लिया था, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, मर्क्यूरिक, तो यहाँ पे हो जाएगा Hg2+, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ रेडिकल्स बेटा आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर ट्राइवेलेंट की बात करें तो ट्राइवेलेंट में आप जैसे मान लीजिए अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था एल्यूमिनियम, है ना, तो एल्यूमिनियम लिख लीजिए, एल्यूमिनियम जो कि Al3+ में होता है। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर हम बात करें दूसरा तो फेरिक, फेरिक हमने बोला था ना, तो फेरिक, तो ये हो जाएगा कितना, Fe3+। नेक्स्ट थर्ड वन की बात करें तो क्रोमियम, है ना, क्रोमियम, तो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जो मोस्ट सूटेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 वाला स्टेबल होता है, तो यहाँ पे +3। तो ये इस तरीके से बेटा आपको ट्राइवेलेंट रेडिकल कुछ दिए जा सकते हैं, और भी बहुत सारे रेडिकल्स हैं, बट इतना रेडिकल्स याद कर लेने के बाद आपको दिक्कत बहुत कम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट टेट्रा रेडिकल्स की बात करें तो सब में आप चार्ज अच्छे तरीके से देख सकते हैं बेटा, ये स्टैनिक हो जाएगा, है ना, स्टैनिक, तो ये हो जाएगा Sn4+। स्टैनस, स्टैनिक हमने बताया था आपको। नेक्स्ट प्लम्बस, प्लम्बिक भी बताया था, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, प्लम्बिक, तो ये Pb4+ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जहां पे मोनोवैलेंट था, मोनोवैलेंट में हमने क्या कहा था बेटा कि सिंगल चार्ज होना चाहिए, सब में एक ही पॉजिटिव है। यहाँ पे बाई का मतलब 2 होता है, मोनो का मतलब सिंगल होता है ना, और बाई का मतलब क्या होता है 2, ट्राई का मतलब क्या होता है बेटा 3, टेट्रा का मतलब क्या होता है 4। तो आप देख सकते हैं उसी के ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो ये था लिस्ट ऑफ क्या, पॉजिटिव रेडिकल्स के बाद। यहां पे आप लिखिए लिस्ट ऑफ व्हाट, कॉमन, लिस्ट ऑफ कॉमन
इलेक्ट्रोवैलेंट नेगेटिव रेडिकल, ठीक है। तो ये चीज देखना बेटा, नेगेटिव रेडिकल ऐसा करके। अब क्या करें इसमें समझिए, यहां पे उसी तरीके से जैसे हमने उस टाइम लिखा था वैसे ही यहां पे लिख देना है, दिस इज मोनोवैलेंट, ओके, मोनोवैलेंट। एंड देन क्या लिखेंगे, बाईवैलेंट, देन क्या लिखेंगे, ट्राईवैलेंट, एंड लास्ट वन इज टेट्रावैलेंट। तो बस ये टेबल अपना कंप्लीट हो जाए तो हो जाएगा अपना काम, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसको भी लिख डालते हैं। तो नंबर 1 की अगर हम बात करें तो जैसे ये सब आपको रटना है बेटा, एज इट इज आपको याद रखना है, ठीक है। मैं लॉजिक भी समझा दूंगा, इसके पीछे का लॉजिक कैसे आ रहा है ये आयंस, वो भी लॉजिक समझा दूंगा, बट इस लेवल पे आप जरूर याद करिए। फ्लोराइड तो यहां पे हो जाएगा F-, ठीक है। दूसरा क्लोराइड, तो क्लोराइड हो गया बेटा Cl-, ये सब कुछ देखा हुआ है हमारा अभी। थर्ड नंबर पे बात करते हैं तो ब्रोमाइड की, तो ये ब्रोमाइड यानी कि Br-। इसी तरीके से फोर्थ नंबर की बात कर लें तो आयोडाइड, ठीक है, तो ये I-। नंबर 5th की बात कर लेते हैं तो हाइड्राइड। आपने हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट देख लिया, हाइड्राइड यहाँ पे H- के फॉर्म में होगा, वहाँ पे हाइड्रोजन था तो +1 में था, याद है, मोनोवैलेंट में आया था वो, पॉजिटिव वाले में। हाइड्रोक्साइड है ना, तो ये OH-, मैं डायरेक्टली अब लिख देता हूँ बेटा, नहीं लिख ही देता हूँ यार, फिर अब बहुत पछताओगे फिर आप लोग। हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्राइट NO3-, ठीक है। अब इसी तरीके से बहुत सारे हैं, नाइट्रेट है, क्या हो जाएगा NO3-, ये NO2- है बेटा, नाइट्राइट NO2-, ये हो जाएगा NO3-, ठीक है। और इसी तरीके से हो जाएगा आपका नाइट्रेट हो गया। अब बाइकार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इस तरीके से ढेर सारे रेडिकल्स हैं जो कि यूनिपॉजिटिव में आते हैं। तो ऐसा करके यूनिपॉजिटिव मोनो रेडिकल्स आप याद कर लेंगे। मैं एक टेबल आपके साथ में शेयर कर दूंगा, इसके लिंक में दे दूंगा, है ना, इसके लिंक में एक शेयर कर दूंगा। तो आपको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे, जैसे सल्फेट आयन, आप नाम लिख लेना बेटा, कॉपी में जब आप लिखोगे तो इसको सल्फेट आयन लिख लेना, ठीक है। ये हो जाएगा SO3 सल्फाइड आयन, ठीक है। अब यहाँ पे S2- कर दोगे तो सल्फाइड आयन हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे थायोसल्फेट हो जाता है, इसको बोलते हैं S2O3 थायोसल्फेट। जिंकेट लिखोगे तो ZnO2 लिख देना, जिंकेट। देन ऑक्साइड लिखोगे बेटा यहाँ पे ऑक्साइड, तो ये हो जाएगा आपको क्या O2- ऐसा। देन यहाँ पे लिखना है ऑक्साइड, पैरोक्साइड की करोगे तो O2 के ऊपर में 2- पैरोक्साइड। डाइक्रोमेट क्या होता है Cr2O7 2-। मैं ये टेबल भी शेयर कर दूंगा, ये टेबल डायरेक्टली आप वहां से भी कॉपी कर सकते हो, लेकिन आप लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कार्बोनेट की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो CO3 2-। देख लो सब में बाई वैलेंट आ रहा है, दो, यहाँ पे मोनोवैलेंट था, यहाँ पे बाई वैलेंट, तो CO3 2- कार्बोनेट। देन SiO3 2-, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सिलिकेट। तो इस तरीके से आप बड़े इजी तरीके से बाईवैलेंट को याद रख सकते हैं। ट्राईवैलेंट इसी तरीके से होता है बेटा N3-, ये हो जाएगा नाइट्राइड, De लास्ट में, ठीक है। देन P3- फॉस्फाइड, ठीक है, De लगेगा लास्ट में। देन PO3 और PO4 3- कर दो तो ये हो जाएगा फॉस्फेट, PHATE, फॉस्फेट। और ये हो जाएगा अगर PO3 3- कर देंगे तो ये हो जाएगा फॉस्फाइट, है ना, फॉस्फाइट। नेक्स्ट ये टेट्रावैलेंट में यहाँ पे C4- यानी कि इसे हम कहते हैं बेटा कार्बाइड।
मैं ये टेबल भी शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। ये पूरा का पूरा टेबल केटायन वाला एनायन वाला दोनों वाला टेबल लिंक में शेयर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप इसे जरूर याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आप यकीन नहीं कर सकते ये कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना ना आप सांस नहीं ले सकते हो। ये ऑक्सीजन है आपका, केमिस्ट्री में ये ऑक्सीजन की तरह वर्क करेगा बेटा। तो ये टेबल एज इट इज याद होना चाहिए। ये याद करने का भी तरीका मैं बताऊंगा कि कैसे याद करना है। फिलहाल आप इसे देखते रहें, बार बार वो टेबल, स्टडी टेबल के फ्रंट में इसका जेरॉक्स कॉपी चिपका लें लिख करके, ठीक है। तो ये बार बार देखोगे ना तो ये अपने आप याद हो जाएगा। तो चलिए, ये कंप्लीट रेडिकल्स के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब हम अगले लेक्चर में मूव करेंगे और अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सो अभी के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।